आज से 16 साल पीछे जाके देखिए, उस समय एक कम पढ़ी लिखी महिला, वो भी गांव के घर से बाहर निकलना काम के लिए, कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे ये करना है, करके दिखाना है और काम से ही जवाब देना है, मुझे लोगों को ऐसे जवाब नहीं देना है। कुछ कहानियां एक धागे से शुरू होती हैं, लिटरली। 17 साल की उम्र में शादी, एक बहुत ही संघर्ष भरा बचपन। रूमा देवी जी की जो कहानी है ये बहुत ही गजब है। इन्होंने जब एक सुई धागा उठाया तो खुद की नहीं, राजस्थान में हजारों महिलाओं की जो तकदीर है ये वो बदलने चली थी। नमस्कार, मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। स्वागत है आपका सर उठा के जियो टेल्स में, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं ऑर्डिनरी इंडियन से जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे हमें और आपको दोनों को प्रेरणा मिलती है। रूमा देवी जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके, और आप बहुत ही गजब लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारी राजस्थानी ड्रेस होती बहुत सुंदर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रूमा देवी जी, आपकी जो कहानी है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को आपने फीमेल एम्पावरमेंट का एक जरिया बनाया है, उसकी हम बात करने वाले हैं। कैसे आपको भारत देश में जो सबसे बड़ा एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है औरतों के लिए, नारी शक्ति पुरस्कार, उससे नवाजा गया है, और कैसे एक छोटी सी बच्ची जो 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं गई है, वहाँ से आज आपने 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, उनके आजीविका के आप साधन दे रहे हैं। ये सब की बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जाएंगे सबसे शुरुआत में। 17 साल की आप छोटी सी उम्र में आपकी शादी हो जाती है। उस पल के बारे में बताइए, और फिर हम ले चलेंगे आपकी कहानी जब आपने तय किया कि नहीं, मेरे जीवन में जो मेरा वर्तमान है, भविष्य बहुत अलग होने वाला है। मैं वैसे पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से हूँ, और पश्चिमी राजस्थान पूरा डेजर्ट एरिया है। रेत के बड़े बड़े टिब्बे हैं, और रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है। वैसे बाकी जगह पे इकट्ठे गाँव में घर होते हैं और दूर खेत होते हैं, लेकिन वहाँ पे खेतों में ही घर बने हुए हैं, और वहीं ढाणी, उसको ढाणी बोलते हैं हम। मेरा गांव है राउसर के ही एक ढाणी में मेरा जन्म हुआ है। और मैं जब 4 साल की थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था, और उसके बाद ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। तो 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया था, घर के कामों की जिम्मेदारियां आ गई थी, और वहाँ आपने सुना ही है राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। बिल्कुल। तो उस समय मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। और जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम वो हर घर में होता था। क्योंकि माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अपने हाथ से बना के चीज़ें उनको देती थी, ताकि उनको ससुराल में माँ की याद आए तो अपनी संदूक खोल के वो माँ के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट देख के तसल्ली करती थी। आजकल तो फ़ोन हो गए, उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले ऐसे ही माँ को याद किया जाता था। तो ऐसे ही मेरी दादी घर में बनाती थी, तो मैं भी दादी के साथ में बैठ के सीखने की कोशिश करती थी। लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि आगे जाके मैं इसी काम को अपनाऊंगी। तो 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं जिससे हम आराम से घर चला पाए। बारिश भी अच्छी होती नहीं थी ताकि हम खेती का काम करें। साल में 2-3 महीने खेती का काम होता था, वो भी अच्छी बारिश होती तो, नहीं तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, और अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई, उसको नहीं बचा पाई। तब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि अब मुझे इस ज़िंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया, क्योंकि माँ को ही इसी वजह से खोया। जब मेरा भाई होने वाला था तब भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी गांव में, और मम्मी और भाई दोनों नहीं बचे, और फिर मैंने बच्चे को खोया। तो उस समय मुझे लगा यार ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी। फिर लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले।
तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया था। दैट्स अमेजिंग। ये जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का काम है, अब राजस्थान तो दुनिया भर में मशहूर है, हम सब इस्तेमाल करते हैं इसे, प्यार करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को एक उपजीविका का साधन बनाया जाए, ना सिर्फ खुद के लिए और महिलाओं के लिए, ये सपना, ये आइडिया, इसकी उपज या इसकी बीज कहाँ से मिली आपको? ये पहले हर घर में काम तो होता ही था, लेकिन मार्केट के हिसाब से कैसे इसको तैयार करके इसको रोजगार से कैसे जोड़े, ये हमने किया। क्योंकि शुरुआत में मैंने छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए थे, लेकिन वो भी इतना इजी नहीं था। क्यों, जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो मैंने सुई धागे से कर लिया, लेकिन जो इसकी स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार मैं फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मैंने सोचा मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे काम की ज़रूरत है वैसे ही मेरी और भी बहनों को ज़रूरत होगी, तो क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूँ। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। क्या बात है। जब मैं काम करती थी और मेरी पड़ोस की बहनें आके मुझे बोलती कि हमें भी काम की ज़रूरत है, तो मेरे पास में और काम हो ना हो, लेकिन मेरे हाथ में जो काम होता मैं उनको दे देती। That's amazing. जब आपने शुरू किया था, आप 10 महिलाओं ने एक सेकेंड हैंड सिलाई का मशीन लिया था, काफ़ी लोग मेरे ख्याल से तब हंस रहे थे कि कैसे ये ट्रेडिशनल औरतें एक मॉडर्न मार्केट में कैसे compete करेंगी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में कैसे जाएंगे। तब कोई स्ट्रगल था या तब कोई रेजिस्टेंस था बाकी लोगों से, और उसको पार करने की हिम्मत या वो सक्षमता कहाँ से मिली? नहीं, उस समय काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना। आज से 16 साल पीछे जाके देखिए, उस समय एक कम पढ़ी लिखी महिला, वो भी गांव के घर से बाहर निकलना काम के लिए, और फिर वो मार्केट ढूंढना, और मार्केट के लिए मेट्रो सिटीज़ में जाना कितना मुश्किल होगा, कोई आइडिया नहीं था। बाड़मेर हेडक्वार्टर तक नहीं देखा हुआ था। उस समय घर वालों की सुननी, उसके बाद अड़ोस पड़ोस के लोगों की बातें सुननी, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे मेरे खुद पे विश्वास है, मुझे ये काम पे विश्वास है, मुझे ये करना है, करके दिखाना है, और काम से ही जवाब देना है, मुझे लोगों को ऐसे जवाब नहीं देना है। और आज ये विश्वास ही है जो सब लोग मेरे साथ में खड़े हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, ये विश्वास या ये हिम्मत कहाँ से आई आप में? जब हमारे कस्टमर है वो लेडीज ही थी, वो लेडीज आती है। लेडीज अगर खरीद सकती है तो लेडीज बना क्यों नहीं सकती, वो सेल क्यों नहीं कर सकती, वो दूसरी लेडीज को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकती, वो दूसरों को क्यों नहीं सिखा सकती, वो क्यों नहीं कर सकती। मैंने कहा सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लिमिटेशन इधर है, बिल्कुल सिर्फ दिमाग में है। बस जो ठान लेते हैं वो करके दिखाना है, बस जो ठान लेते हैं वो करके दिखाना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। जिन हजारों महिलाओं को, उन्हें कारीगर कहेंगे क्योंकि ये कारीगर हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, तो इन हजारों 50,000 से ज़्यादा जो महिलाएं जिनको ट्रेनिंग दी है आपकी संस्था ने, इनमें से कुछ शुरुआती दौर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां होंगी। कोई ऐसी कहानी है या कोई ऐसी बहन है जिसकी कहानी आपको याद दिलाती है उन शुरुआती पलों के बारे में, उस दौर के बारे में? बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन वो काम के ज़रिए आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे सक्षम हुए हैं, और घर में उनकी जो इज्जत आज बनी हुई है, वो देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आज अपनी वजह से ये बहन कहाँ से कहाँ पहुँची है। मैं बात करूं, मेरे साथ में एक सुगनी देवी जी है, तो वो मेरे पास आए और मुझे बोला, रूमा जी मुझे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो कि मुझे और तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करती हूँ। तो मैंने कहा आपके पास तो बहुत हुनर है। तो मैंने कहा आ जाइए। उनको हमने 40 दिन की ट्रेनिंग दिया और उसके बाद में वो रेगुलर आना शुरू हो गई। तो मैंने कहा निफ्ट कॉलेज में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप जाओगे? तो हाँ मैं जाऊंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कॉलेज दिल्ली वो गए और वहाँ पे ट्रेनिंग दे के आ गए। तो फिर मैंने कहा उत्तराखंड में ट्रेनिंग है, जाओगे?
उत्तराखंड भी चले गए, मतलब वो बच्चियों को सिखा रहे थे सिखाने के लिए एम्ब्रॉयडरी की कला। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बच्चियों को काम सिखाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरीके से जब लेडीज आगे आती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत वाकई में अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपकी जो कहानी है ये किसी फिल्म की कहानी से भी ज़्यादा रोमांचक है। इतने कहानियों में ट्विस्ट, इतने अलग अलग पड़ाव। हार्वर्ड में जब आपको बुलाया गया था यूएस में, उस इंसिडेंट के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगी? कैसा लगा था वहाँ जाके, वहाँ के लोगों से जो मिलना हुआ, क्या अलग महसूस हुआ आपको वहाँ पे? देखिए, मुझे तो 8वीं के बाद पढ़ाई करने का मौका मिला नहीं था, तो मैंने तो कभी अच्छी स्कूल के बारे में भी नहीं सोचा, कॉलेज के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन हार्वर्ड में जाऊंगी ये तो मेरा कोई मतलब ड्रीम भी नहीं था। तो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे पास में मेल आया कि हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। 1 महीने तक हमने उनको जवाब भी नहीं दिया। फिर उनका मेल आया कि ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है और हम आपको बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट है वो रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो जानना चाह रहे हैं। तो एक उनका ये था कि खुद का टिकट और रहने का खुद का करना होता है जो हार्वर्ड में स्पीकर आता है। तो मैंने कहा हार्वर्ड में तो जो आते हैं वो तो अच्छे लोग ही आते हैं, लेकिन मैं अगर 10 लाख रुपए खर्च करके वहाँ जाऊँगी तो वापस काम कैसे करूँगी। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। फिर कुछ लोग थे, उन्होंने वहाँ पे रहने की व्यवस्था कराई और ऐसे करके वहाँ पहुँची, और वहाँ पहुँचने के बाद में जो 1 दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। अरे कमाल। एक दिन तो मेरा स्पीच था, दूसरे दिन वहाँ के बच्चों ने सुई धागा हाथ में लेके काम करने की प्रैक्टिस की, पूरा वर्कशॉप हुआ। तीसरे दिन भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग आए, उन्होंने यहाँ के कला के बारे में सोचा समझा जाना पूरा, और ये भी बोला कि वहाँ से हम स्टूडेंट्स यहाँ भेजेंगे रिसर्च करने के लिए, फिर हो सकता है कि हम यहाँ की कला को वहाँ के सिलेबस में शामिल भी करेंगे। तो इस तरीके का जब प्रोग्राम हुआ तो लगा कि वास्तव में कितना बड़ा मौका था, हम ऐसे ही छोड़ देते। और जब मैं वापस आई तो यहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। क्या बात है, क्या बात है, कमाल। आपकी जो रूमा देवी फाउंडेशन है और जो संस्था आप चलाती हैं, लगभग 75 गांव में से महिलाओं का आप समर्थन करिए। 75 नंबर सही है? 250 हो गया है जी, बिल्कुल। 250 गांव में से जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगियां बदल रही हैं। एक सिंगल महिला का अगर आप हमें केस स्टडी लेके बताएं कि जब से वो शरीक होती हैं या शामिल होती हैं आप लोगों के साथ, तो कितने महीने, कितने सालों में उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद उनका क्या ग्राफ होता है इनोवे करियर का? वो अलग अलग है, वो क्या काम करना चाहती है, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, या मार्गदर्शन चाहिए होते हैं या कुछ और। अच्छा। तो इस तरीके से हम उनको साथ में इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो खुद अपना बिजनेस कर सकती है या किसी बड़े ब्रांड के साथ में जुड़ सकती है, या ऐसी महिलाएं हैं जो एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं जो रॉ मटेरियल वगैरह नहीं खरीद पाती है, तो वो फिर हमारे संस्थान के साथ में जुड़ती है और संस्थान के थ्रू वो सेल करती है। अच्छा। तो इस तरीके से हमारा ये जो नेटवर्क है बना हुआ है, और दायरा हमारा सिर्फ राजस्थान या बाड़मेर ही नहीं है, पूरा इंडिया है। हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमने उत्तराखंड में भी किया है, हमने महाराष्ट्र में भी किया है, और मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही तो हमने नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। तो कहीं पे भी हम कार्य कर सकते हैं। महिलाएं सक्षम होनी चाहिए, और मेरा उद्देश्य यही है कि महिलाओं को काम मिले, वो आत्मनिर्भर बने। एक बार क्या हुआ था कि मैं जब 8th में थी तब एक बार मैं टूर्नामेंट गई थी। अच्छा। उसके बाद मैं टूर्नामेंट जा पाई न, पढ़ाई कर पाई। किस चीज़ का टूर्नामेंट? मैं वॉलीबॉल में गई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी। अच्छा। मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे मन तो मेरा भी खेल में था, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि मैं भी आगे जा सकती थी। हमारे राजस्थान के बच्चों में कितना टैलेंट है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मुझे भी कुछ ऐसा करना है वहाँ पे। 2 साल मंथन चला, उसके बाद में जो लंदन में लॉस्ट स्टेडियम बना हुआ है, वैसा ही बाड़मेर में बन रहा है। बाप रे।
जो आप बनवा रही हैं। जो हम बनवा रहे हैं, पूरा इंडोर स्टेडियम रहेगा। लड़कियों को खास करके शॉर्ट कपड़ों में खेलने के लिए इजाज़त नहीं होती है, तो उनके लिए वहाँ पे बन रहा है। कमाल है रूमा देवी जी, आप कमाल, एकदम कमाल। ऐसे समाज में जहाँ पितृसत्ता बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो मर्द है फाइनेंशियल डिसीजन वही लेंगे, तो लेकिन जब फीमेल एम्पावरमेंट हो जाता है तो ये पैसों के डिसीजन या ज़्यादा आमदनी औरतें कमाती हैं, तो ऐसे में परिवार में कैसे बदलाव आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल, जब महिलाएं कमाती है और वो सक्षम होती है तो उनका भी बराबर रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये कितना ज़रूरी है आपके और मुताबिक? ज़रूरी भी है ना। पहले तो जब और महिला सुबह से शाम काम करती है और खुद के लिए 2 रुपए भी हाथ में नहीं होते, और चाहिए होते हैं तो मांगने पर भी जल्दी से मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब वो खुद कमाती है तो उसके पास में पैसे भी होते हैं, रिस्पेक्ट भी होती है, घर में कोई भी डिसीजन होता है तो उनका इन्वॉल्व भी किया जाता है। देखिए, पैसे जब महिला के हाथ में आता है तो एक तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, और साथ ही वो उनके रहन सहन में भी फ़र्क आ जाता है। वो सोचती है कि हम हमारे बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, बच्चों के लिए कुछ लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों को भी तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए चीज़ें चाहिए होती है, तो वो उनको देती है। और साथ ही खुद के लिए चूड़ी बिंदी छोटी छोटी चीज़ें लानी होती है तो वो भी खुद लेके आती है गांव जाके। तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है महिला के चेहरे पे कि हम खुद कमा के और बच्चों के लिए लेके आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अलग ही खुशी होती है, बिल्कुल, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। एक मैंने आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जो देख के बड़ी खुशी हुई। डिजिटल साक्षरता ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में, आप उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। कितना काम डिजिटल साक्षरता की तरफ आपकी संस्था करती है, आपका फाउंडेशन करता है? तो पहले तो इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन अब तो हर घर में स्मार्टफोन तो है ही, और घर बैठे मार्केटिंग का काम कर सकती है। तो इसीलिए हमारा फाउंडेशन है वो महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग देता है, जिससे महिलाएं घर बैठी अपने फ़ोन के ज़रिए किस तरीके से फ़ोटो खींच के वेबसाइट बना के उसके ऊपर फ़ोटो अपलोड करके मार्केटिंग कर सकती है। और यही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसको जैसा पूछोगे वैसा वो कंटेंट बना के दे देगा, वो अपने आप वहाँ पे लिखा जाएगा। तो जो भी घर में अगर छोटा मोटा भी बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से अभी हम डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एक आखिरी एक बहुत ही निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। रूमा देवी जी का क्या फॉर्मूला है या क्या मंत्र है जब समस्याएं आती हैं या उतार आ जाते हैं ज़िंदगी में? धूप छाँव तो चलती रहती है, लेकिन जब छाँव होती है तो रूमा देवी जी का मेंटल मंत्र क्या है एक स्ट्रॉन्ग होने का? देखिए, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में समस्याएं आती है, समस्याओं के साथ में समाधान भी होते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि जब भी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आती है हमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। तो इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और जब भी मेरे कोई भी टेंशन होती है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ और हमेशा नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। क्योंकि ये भी तो देखिए ना, जहाँ पे अपन है पीछे भी देखिए कितने लोग हैं, फिर आगे बढ़िए। रूमा देवी जी, अनगिनत हाइलाइट्स हैं आपकी लाइफ की अभी तक, लेकिन कोई एक ऐसा खास पल है जो आपके जहन में एक सर उठा के जियो पल के नाम से आपको याद होगा? जब मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो मुझे लगता है कि अब मैं सर उठा के जी सकती हूँ। जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो और बढ़ गया, और ये अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं, एक नई जिम्मेदारी के साथ में मैंने ग्रहण किया। कमाल है। वैसे तो आपकी पूरी ज़िंदगी एक प्रेरणा का स्रोत है, बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन कोई एक मैसेज अगर ऐसा होगा जो की टेक अवे होगा हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए, तो क्या कहेंगी आप ऐसे? देखिए, मैं
जो भी मेरी कहानी जिन्होंने पहले नहीं सुनी है, उन सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको नर्वसनेस लगे तो आप ज़िंदगी से हार न माने, एक बार इस कहानी को ज़रूर सुने और अपने अंदर हिम्मत लाके आप अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करें। मैं हमेशा महिलाओं को एक मैसेज देती हूँ, महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। क्या बात है, खड़े रहें, अड़े रहें। बिल्कुल। रुमा देवी जी की जो कहानी है ये बयां करती है अहमियत टाइमली फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपके लाइफ गोल्स को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर योर फ्यूचर टुडे विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स फ्रॉम HDFC लाइफ। रुमा देवी जी, आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली है। मुझे पता है जब भी मैं लाइफ में कभी कुछ अगर गलती से एक लो पॉइंट पे रहूँगा तो डेफिनेटली इस कॉन्वर्सेशन को, इस वीडियो को बार बार लगातार देखने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन प्रेरणादायक लगा है। आई एम फुल्ली फिल्ड अप विथ सो मच एनर्जी एंड पॉजिटिविटी राइट नाउ। आई कांट टेल यू, रियली रुमा देवी जी की कहानी बयां करती हैं कि बाउंड्रीज इमेजिनरी हैं, सिर्फ आपके जहन में हैं, और उन्हें तोड़कर आप जो भी चाहें लाइफ में हासिल कर सकते हैं। सर उठा के जियो टेल्स पे हमारी यही कोशिश रहती है, आप तक ऐसी कहानियां लाई जाएं जो ऑर्डिनरी लोगों की हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ट्यून इन फॉर अनदर एपिसोड ऑफ सर उठा के जियो टेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से कहाँ जाना हो रहा है आपको? अभी तो बाड़मेर। वापस आज ही? कल सुबह। और मुंबई में क्या गजब खाया है आपने? खाने में क्या पसंद करती हैं आप? आम खाया है मुंबई का? आप क्या पूछोगे? महाराष्ट्र का हापूस आंबा। हाँ, आम तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, अल्फांसो खाया है क्या? अभी? हाँ, आज? हाँ। नहीं। मतलब इस ट्रिप में आप पेटी तो लेके जाएंगी ना? हाँ, वो तो मेरी आ जाती है। आ जाती है। पहुंचा दिया जाता है। सुनो, एक पेटी भेज देना। ऐसे होता है। नहीं रुमा जी, बिना फोन आपके किए। लिए पेटी आ रही है। कल ही आई थी। अच्छा, कल ही पहुंच गई है।